बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं लर्न बायोट्रिक्स। लर्न बायोट्रिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर कोई बच्चा मेरे साथ बायो की कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहता है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस उनको बर वक्त मिलती रहें। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में सेल के बारे में। सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल को किसने डिस्कवर किया, और टाइप्स ऑफ सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कंप्लीट हमने लेक्चर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलिस के बारे में। यूकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिसमें तकरीबन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, और यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो आज जिस ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अलावा कुछ और ऑर्गेनेलिस भी हैं जिनके फंक्शंस जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिनको हम गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम और वैक्यूल बोलते हैं। और इन चारों को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ही पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? कीथ पोर्टर ने। और कब किया? 1945। रिसेंट सी बात है। कीथ पोर्टर को याद करो हैरी पॉटर से। कीथ पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक हमारे सेल के अंदर एक जाल सा बनाते हैं। एंडो मीन्स अंदर, प्लाज्मिक मीन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर। रेटिक्यूलम का मतलब है नेटवर्क, जाल। ये है एक सेल, ये हमने लिया एक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनेलिस होते हैं। आज जो हम ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे उनके बारे में हम उनका डायग्राम बनाएंगे हम। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन से बाउंड हुई होती है, जैसे कि ये है इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है। दिस रेड इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, डीएनए होते हैं जो कि हमारे सेल और हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जितनी भी हमारी बॉडी में या हमारे सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं? उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्योंकि न्यूक्लियस में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं कि ये प्रोटीन बनाना है, ये एंजाइम्स बनाने हैं, और सारा फंक्शन कौन करता है? एंजाइम्स के थ्रू होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये कैटलिस्ट होते हैं। एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं जो हमारी बॉडी के रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर की मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, उससे ऐसे कंटिन्यूस होता है और तकरीबन पूरे सेल में से जाल सा बनाता है। ये अगर हम लें इसकी मॉर्फोलॉजी को, तो मॉर्फोलॉजी में 3 इसके हिस्से आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
मॉर्फोलॉजी में ये जो स्टेक्स बनाते हैं ऐसे, इनको क्या बोला जाता है? इनको सिस्टर नहीं बोला जाता है। और ये यहाँ पे अगर हम इसको काट दें ट्रांसफर, तो यहाँ से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ट्यूब्यूल बोला जाता है। ट्यूब्यूल, जैसे ये, जैसे ये दिस इज ट्यूब्यूल। इसको इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जब यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं या लिपिड्स बनते हैं, तो वो एक पाउच में बम्प आउट हो जाता है। पाउच एक गोल सा बबल, उसमें क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं या लिपिड्स। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वेसिकल्स। तो यह है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये हमने सेल लिया, टाइप्स ऑफ, ये हमने लिया एक सेल, ये है न्यूक्लियस, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन से ही ये ऐसे, असल में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही बनी होती है। ये इस पर क्या लगे होते हैं? जो टाइप्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सरफेस पे अगर हम हाथ तो नहीं फेर सकते, लेकिन इसे याद करने के लिए अगर हम इस पे हाथ फेरे तो ये क्या होता है? हमें रफ फील होगा। तो इसके आउटर सरफेस पे क्या लगे होंगे? बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होंगे। दिस इज राइबोसोम्स। चूँकि हमें पता है कि राइबोसोम्स जो है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। सारे राइबोसोम्स प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स की वजह से बनते हैं। तो ये राइबोसोम्स लगे होते हैं, और इसी तरह न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम्स लगे होते हैं। और स्मूथ मेम्ब्रेन जो है उस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता। ये क्या है? दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER से लिख लेते हैं शॉर्टली। कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं, मतलब इस मेम्ब्रेन के साथ नहीं लगे होते, फ्रीली पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम्स जो फ्रीली होते हैं, साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं, वो भी प्रोटीन बनाते हैं। ये भी प्रोटीन बनाते हैं और ये भी प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन बनाते हैं वो इसी सेल में ही यूज़ हो जाता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बनाता है? यहाँ से बनाया इन्होंने प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है यहाँ से एंटर कर गया। इस जगह को क्या बोला जाता है? इस जगह को, जो अंदर वाली जगह है, खाली स्पेस है, इसको ल्यूमेन बोला जाता है। तो ये प्रोटीन जो यहाँ से बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, यहाँ से बन गया, इस ल्यूमेन में आ गया। यहाँ आकर क्या करेगा? अगर इसको रास्ते में क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला, तो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगा। अगर ये यहाँ पे इसके रास्ते में क्या है? ये प्रोटीन है, इसके रास्ते में लिपिड आया, तो ये लिपिड के साथ लिपोप्रोटीन बना लेगा। ठीक है।
अब यहाँ से यहाँ आकर इस सरफेस पे आके यहाँ से कुछ वेसिकल्स सी बनेंगी, जिसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे जो यहाँ पे बन गए हैं। यहाँ के ये प्रोटीन्स होंगे और ये वेसिकल्स जो है यहाँ से बम्प आउट होके यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाएंगे। और इसके रास्ते में क्या होता है, एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। उस गोल्जी बॉडी में इन लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन की और मॉडिफिकेशन होती हैं, और उस ऑर्गेनेली के बारे में हम सेकंड या इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसमें इसकी मॉडिफिकेशन होगी और जहाँ पर इस प्रोटीन की ज़रूरत होगी यहाँ से आउट होके जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वहाँ चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है। दिस इज रफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जैसे कि उसके सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, वो स्मूथ होता है। किस चीज़ की तरह, लिपिड्स की तरह, ऑयल की तरह, वैक्स की तरह। तो इससे हम याद करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, वो लिपिड्स प्रोड्यूस करता है, वो लिपिड्स बनाता है। इसका काम लिपिड्स बनाना है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। मेन फंक्शन इन दोनों का यही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें वो तमाम हार्मोन्स जो कि प्रोटीनिशियस होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके सेल्स में क्या होता है, वेल डेवलप होता है। जैसे कि कोई पेंक्रियास है, पेंक्रियाटिक सेल है, चूँकि पेंक्रियाज में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स से बने होते हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये पेंक्रियाटिक सेल में क्या होता है, बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसका ये हमने लिया इसका एक सेल और ये न्यूक्लियस है, और इसका ये वाला पोर्शन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वेल डेवलप होता है। तो यहाँ से बहुत सारा प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम्स, और ये फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे। तो पेंक्रियाज में चूँकि प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, जो प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन्स उसमें वेल डेवलप होता है। ये सारे प्रोटीनिशियस होते हैं। हाइपोथैलेमस, एड्रीनल मेडुला, फोर्थ वन इज पैराथायराइड, और थाइमस हार्मोन। ये आप लोग याद कर लें, ये सारे प्रोटीनिशियस हार्मोन्स हैं और इनके सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होगा। अब हम पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड्स बनाता है। तो वो कहाँ पे वेल डेवलप होगा, वो सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं।
कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन, सारे स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल फैट और लिपिड हैं। इसमें क्या आ जाता है? इसमें सारे ओवेरियन हार्मोन्स, लिपिड हार्मोन्स है, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये लिपिड्स के बने होते हैं। गोनेड्स में सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होंगे, जिससे क्या बनेंगे? टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या होंगे? ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड जो है, दीज ऑल आर लिपिड्स। थायराइड ग्लैंड, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होगा। और ये सारे क्या हैं? लिपिड्स से बने होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें वेल डेवलप होता है। एक और बात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये भी मैंने हटा दिए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मेन काम जो है वो कहाँ पे होता है? लीवर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी फॉरेन ड्रग्स, हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उसको क्या करते हैं? हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। तो लीवर में जो है, जैसे कि ये हमारा लीवर है, उनके सेल्स में क्या होगा? ये लीवर सेल हैं, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होगा? इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेल डेवलप होगा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कोई पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल, ये हमारी बॉडी में एंटर हुआ, तो इसने क्या किया? इसको डिटॉक्सिफाई कर दिया, मार दिया, इसको किल कर दिया। इस तरह अगर हम ड्रग्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो वो पूरी ज़िंदगी हमारी बॉडी में रिटेन तो नहीं होते। तो इसको लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करके हम यूरिन के साथ निकाल देते हैं। अगर कोई बंदा है वो शराब पीता है, तो वो अगर पहली दफ़ा पीता है तो उसको नशा ज़्यादा चढ़ता है। अगर वो बार बार पीता है और वो आदी हो जाता है तो उसको ज़्यादा पीने से भी नशा नहीं चढ़ता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस बंदे का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेल डेवलप हो जाता है। तो वेल डेवलप हो जाने की वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और बहुत स्ट्रांग हो जाने की वजह से वो जितना भी शराब लेता है या ड्रग्स लेता है तो फ़ौरन वो, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उस चीज़ को डिटॉक्सिफाई कर लेता है, और डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से उसको नशा जल्दी नहीं चढ़ता। अब हम पढ़ते हैं थर्ड फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। थर्ड फंक्शन जो है, इसमें स्टोर होते हैं कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। ये हमारे मसल्स, जैसे कि ये मसल सेल है, दिस इज और मसल सेल। मसल्स हर एक सेल पे क्या लगे होते हैं? हर एक सेल पे ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इनके रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन ने दिया सिग्नल कंट्रैक्शन का।
सिग्नल ने क्या किया, सिग्नल ने एक केमिकल रिलीज किया जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर इसने रिलीज किया। इस रिसेप्टर्स ने इसको डिटेक्ट किया। चूंकि सेल के बाहर सोडियम आयन की मिकदार ज़्यादा होती है तो इस रिसेप्टर्स वो खुल जाते हैं, सोडियम के लिए रास्ता खुल जाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से सोडियम के लिए रास्ता खुल जाता है और ये सोडियम जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। सोडियम के आने से क्या होता है, यहाँ पे ये एक सेल है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में क्या जमा होता है, कैल्शियम आयन। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, जो हमारे मसल सेल्स में होता है और कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से बहुत सारा क्या कर लेता है, कैल्शियम आयन रिलीज कर जाता है। तो कैल्शियम आयन के रिलीज करने से क्या हो जाता है, हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फंक्शन ये भी है कि ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से या सिग्नल मिलने से ये क्या कर लेता है, कैल्शियम आयन को बाहर निकाल देता है और कंट्रैक्शन का सिग्नल देता है। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो ये है मेन फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कल हम इंशाल्लाह गाजी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें और मुझे अपना मशवरा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।